तो पूरी आधी आबादी को आधा हिस्सा मिलना चाहिए। 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए होना चाहिए। उन 50% में SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ का उनकी जनसंख्या के हिसाब से उनका रिजर्वेशन इस 50% में होना चाहिए। जिनकी हकमारी हुई है उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और इस धोखे में SC ST OBC माइनॉरिटी के सांसद शामिल रहे। हम ऐसे सांसदों को कंडम करते हैं। जो कुल्हाड़ी के अंदर अगर लकड़ी का बैठा ना होता तो जंगल कटा ना होता। उनको इस बात का एहसास ही नहीं है कि EWS को आरक्षण 4 दिन में मिल गया। जनरल कैटेगरी को 12% लोगों को 10% आरक्षण बिना किसी सर्वे के, बिना किसी डिमांड के, बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी कमीशन के अपॉइंट हुए। अगर वो अपने हक के बारे में जागरूक नहीं है, अपने हक के लिए लड़ना नहीं जानते, संसद में भी अपने हक के लिए जिस मजबूती के साथ उन्हें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी, वो अपनी पार्टी से बन गए और पार्टियों के साथ उन्होंने अपने ही खिलाफ वोट डाल दिया। असल में धोखेबाज कौन है, कौन हकमारी कर रहा है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज जो वो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, तो सत्ता में लाने के लिए शुरुआत किसने की? शुरुआत तो कल्याण सिंह जी ने, उमा भारती जी ने, विनय कटियार जी ने, ऐसे लोगों ने, छगन भुजबल जी, ऐसे लोग जो OBC के लोग हैं, उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी को धीरे धीरे करके इतना मजबूत बनाया और उन्हीं का भारतीय जनता पार्टी ने इकट्ठे कर दिया। सर, आप लोग महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है, क्यों विरोध कर रहे नहीं, हम महिला आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे, हम स्वर्ण महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि ये 33% नहीं बल्कि 50%, चूँकि आधी आबादी देश की महिलाओं की है, तो पूरी आधी आबादी को आधा हिस्सा मिलना चाहिए। 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए होना चाहिए। उन 50% में SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ का उनकी जनसंख्या के हिसाब से उनका रिजर्वेशन इस 50% में होना चाहिए। ये हमारी मांग है। और मुझे इस बात का दुख है कि संसद के अंदर OBC SC ST और माइनॉरिटीज़ के भी सांसद थे और महिला सांसद भी थी। उन सारे सांसदों ने मिलकर इस बिल को, जो अन्याय पर आधारित है, विषमता पर आधारित है, जो स्वर्ण महिलाओं को जो पहले से ताकतवर है उनको और ज़्यादा ताकत देने की बात करता है, उस बिल को पास करने में इन लोगों ने मदद की है। ये बेहद शर्मनाक है। पूरे देश की महिलाओं के साथ, खासतौर पर जो उपेक्षित महिलाएँ हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की जो महिलाएँ हैं, जिनकी हकमारी हुई है, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और इस धोखे में SC ST OBC माइनॉरिटी के सांसद शामिल रहे। हम ऐसे सांसदों को कंडम करते हैं और आने वाले समय में पूरे देश के सभी SC ST OBC और माइनॉरिटी के सभी संगठन मिलके ऐसे सांसदों को आने वाले चुनावों में जवाब भी देंगे। ऐसे लोगों को आने वाले चुनाव में संसद में आने से रोकने की पूरी प्रयास किया जाएगा, क्योंकि जो सामाजिक न्याय के सिद्धांत के साथ नहीं है, जो सभी जाति धर्म की महिलाओं को बराबर हक देने के पक्ष में नहीं है, जो केवल स्वर्ण जाति की महिलाओं को ताकत देने के पक्ष में है, ऐसे लोगों को भी जवाब देने का समय आ गया है और मैं समझता हूँ देश उसका जवाब जरूर देगा। लेकिन सर, इसमें जो विरोध नजर आ रहा है वो कहा जा रहा है कि पिछड़ी महिलाओं को लेकर कोई स्थान नहीं है इसमें। नहीं, इसमें केवल पिछड़े नहीं, इसमें माइनॉरिटी की महिला के लिए भी कोई स्थान नहीं है। लेकिन SC ST महिलाओं का भी जिक्र नहीं हो रहा ना। SC ST का भी अलग कहाँ है? वो बाकी जो 131 ऑलरेडी रिजर्व उसमें से देने की बात है, वो तो अन्याय है। ये तो मतलब बाकी 50% सारा तुम जनरल को दे दो। अगर जनरल में भी वो मुझे पता है किसको मिलेगा, अल्टीमेटली स्वर्ण महिलाएं ले जाएंगी सारा। तो ये तो धोखा पूरे देश के साथ हो रहा है भाई। लेकिन सर, आप लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं खास कर, लेकिन पिछले लोग तो नजर नहीं आ रहे ना सर इसको मुद्दा उठाते। देखिए, एक कहावत है कि जो कुल्हाड़ी के अंदर अगर लकड़ी का बैठा ना होता तो जंगल कटा ना होता। तो ये पूरे जो बिल पास हो रहे हैं, जो जितने भी नुकसान हो रहे हैं, जो EWS का पास हुआ, उनको OBC को ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई इस हिंदू वर्ण व्यवस्था में तुम चौथे वर्ण में आते हो, चौथे पायदान पे, चौथे नंबर की तुम्हारी नागरिकता है। और दूसरी बात, उनको भी मनुस्मृति ने पढ़ने से, शिक्षा से, व्यापार से वंचित रखा, मानवता के दर्जे से वंचित रखा। उनको इस बात का एहसास ही नहीं है कि EWS को आरक्षण 4 दिन में मिल गया। जनरल कैटेगरी को 12% लोगों को 10% आरक्षण बिना किसी सर्वे के, बिना किसी डिमांड के, बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी कमीशन के अपॉइंट हुए, उनको 4 दिन के अंदर मिल गया। एक दिन में कैबिनेट में पास हुआ, अगले दिन लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा समाप्त हो गई थी, राज्यसभा का एक दिन बढ़ाया गया, तो तीसरे दिन राज्यसभा में पास, और चौथे दिन आधी रात को साइन करके राष्ट्रपति से उसका नोटिफिकेशन निकाल के 4 दिन में दे दिया। तो OBC को ये बात समझ में नहीं आती क्या कि उनको 43 साल लगे। 1951 में काका कालेलकर आयोग आया OBC रिजर्वेशन को लेके, उसकी रिपोर्ट आई, दबा दी गई। 1978 में BP मंडल कमीशन बना OBC रिजर्वेशन के लिए, उसकी रिपोर्ट आई, वो खत्ते में दबा दी। 80 में रिपोर्ट आई, खत्ते में दब गई। 7 अगस्त 1990 को OBC का रिजर्वेशन लागू करने की घोषणा आदरणीय VP सिंह जी ने की, लेकिन उसके बाद इतना आंदोलन, इतनी आगजनी हुई, उसको भी नेतृत्व सारा OBC कर रहा था।
जिनके लिए किया वही उसका नेतृत्व कर रहा था। उनको ये पता ही नहीं था कि ये सब ओबीसी रिजर्वेशन उनके लिए था। और इससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात ये है कि वो लोग कोर्ट गए और कोर्ट में 2 साल तक कोर्ट में स्टे हुआ, केस लटका रहा और 92 में जजमेंट आया, लेकिन नोटिफिकेशन होने में पूरा 1 साल लगा। यानी कि ओबीसी को रिजर्वेशन लेने में जो उनका हक था उसको पूरे 43 साल लगे। 52% जनसंख्या को 27% और आरक्षण लेने में 43 साल लगे, वो भी 27 पूरा नहीं मिला। जैसे कुछ जगह 14%, किसी जगह 12%, कुछ जगह 17%, आज भी लड़ रहे हैं वो, 27 भी नहीं मिला, आधा भी नहीं मिला मतलब। और दुख की बात यह है कि उनके रिजर्वेशन में 43 साल लगे, जो जितना भी थोड़ा बहुत मिला ईडब्ल्यूएस को बिना मांगे 4 दिन में मिल गया। उसके बाद भी अगर ओबीसी के लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो वर्ण व्यवस्था में चौथे पायदान पे आते हैं और उनकी स्थिति कितनी बदतर थी, क्यों वो पिछड़े रह गए, तो मुझे लगता है कि फिर इनको बचाएगा कौन अगर वो अपने हक के बारे में जागरूक नहीं है, अपने हक के लिए लड़ना नहीं जानते। संसद में भी अपने हक के लिए जिस मजबूती के साथ उन्हें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी, वो अपनी पार्टी से बन गए और पार्टियों के साथ उन्होंने अपने ही खिलाफ वोट डाल दिया। लेकिन इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। ओबीसी में बहुत लोग अब समझदार हो रहे हैं, जिनको पूरा कंसेप्ट समझ आ रहा है, पूरा धोखा उनको समझ आ रहा है किस तरह उनके साथ धोखेबाजी हुई है। और पूरा SC ST OBC और माइनॉरिटी मिलके आने वाले 2024 में इस केंद्र को भी और उन सांसदों को भी जिन्होंने ये धोखा किया, उनको सबको जवाब दिया जाएगा और आपके सामने रिजल्ट आएगा। मिशन जय भीम के माध्यम से हम पूरे देश के अंदर इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। इधर से संविधान बचाओ संघर्ष समिति और तमाम जितने बहुजन समाज के संगठन हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के, धीरे धीरे आपस में सब में कोऑर्डिनेशन बन रहा है और हम लोग इसको बहुत मजबूती से इस लड़ाई को लड़ने वाले हैं। अभी 10 सितंबर को अभी बहुजन एकता सम्मेलन और राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन जयपुर के अंदर बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 26 नवंबर को फिर से राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन बहुजन एकता सम्मेलन गुजरात के अहमदाबाद के अंदर होने वाला है, जिसमें 1 लाख लोग शिरकत करने वाले हैं। उसके बाद 3 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 लाख लोग बहुजन समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी के 1 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाएंगे। हम रुकने वाले नहीं हैं। धीरे धीरे सारी तस्वीरें क्लियर हो रही हैं कि असल में धोखेबाज कौन है, कौन हकमारी कर रहा है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस मूवमेंट को हम आगे बढ़ाने वाले हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमारी जीत होगी। सर, आपको नहीं लग रहा आप ओबीसी को जबरदस्ती खींच रहे हैं, वो आपके साथ आना नहीं चाहते? नहीं, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लग रहा, चूँकि यूपी का मैंने पूरे यूपी का दौरा किया। बड़ी मात्रा में ओबीसी समाज इस सामाजिक न्याय के सिद्धांत पे साथ आ रहा है और बौद्ध धम्म संसद के अंदर आ रहा है, सब जगह आ रहा है। अभी मैं 5 राज्यों का दौरा करके आया हूँ, जिसमें राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इन सारे राज्यों में देखा ओबीसी के लोग तेज़ी से बड़ी मात्रा में उनको समझ आ रहा है, वो आ रहे हैं। नहीं, ये तो मैं पहले ही कह चुका, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का बिल जो फाड़ा गया था वो भी किसी SC से ही फड़वाया गया था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि SC ST OBC और माइनॉरिटी के सारे लोग जागरूक हो गए। वो अगर जागरूक हो जाते तो ये बिल ही नहीं आता, फिर मांगना नहीं पड़ता, फिर तो 50% SC ST OBC और माइनॉरिटी की महिलाओं को मिल जाता। लेकिन जागरूकता बढ़ रही है। ये कह के वो ज़बरदस्ती खींच रहे, वो साथ नहीं आ रहा, तो इससे तो जो लोग आ रहे हैं उनको भी गंवा देंगे। तो ये कोई अकलबंदी वाली लड़ाई नहीं होगी। कम से कम जो लोग उनमें जागरूक हो रहे हैं, सच को जान रहे हैं, वो साथ आ रहे हैं। और जिनको पता नहीं था, धीरे धीरे उनको पता लगेगा, वो लोग भी साथ आएंगे, हमें पूरी उम्मीद है। क्योंकि जब तक किसी को ये एहसास ना हो कि तुम्हारी हकमारी हो रही है, तब तक हक मरेगा। जिस दिन उनको पता लग जाएगा उनकी हकमारी हुई है, वो लोग भी इस लड़ाई में शामिल होंगे। जाट गुर्जर यादव तो अपने आप को पिछड़ा मानने में तैयार ही नहीं, वो जाट गुर्जर यादव जो दिल्ली के आसपास जिनकी लैंड एक्वायर हुई है, ज़मीन एक्वायर हुई है, मुआवजा मिला है, जो मजबूत हो गए, वो अपने आप को अब ओबीसी में नहीं गिन रहे हैं। लेकिन बाकी मैं चूँकि पूरे देश में जा रहा हूँ, वहाँ उन समाजों में भी गरीब लोग हैं, बहुत पिछड़े लोग हैं, जो मुख्य धारा में नहीं आए हैं, वो लोग उस सच को समझ रहे हैं। और आप केवल दिल्ली के आसपास देख रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है। रमेश बुधोड़ी सर नहीं बोले महिला आरक्षण बिल पर, लेकिन जो उन्होंने जो अदान पे बोल दिया बड़ा। अगर रमेश बुधोड़ी जैसे लोग तैयार किए जाते हैं जिससे कि उन्हीं के समाज का कत्ल उन्हीं के हाथों करवाया जाए। सर, उमा भारती बोली सर अकेली महिला ओबीसी की। उमा भारती जी बोली हैं, लेकिन वो तब बोली हैं जब उनको सत्ता से दूर रखा हुआ है। आज जो वो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, तो सत्ता में लाने के लिए शुरुआत किसने की? शुरुआत तो कल्याण सिंह जी ने, उमा भारती जी ने, विनय कटियार जी ने, ऐसे लोगों ने, छगन भुजबल जी, ऐसे लोग जो ओबीसी के लोग हैं, उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी को धीरे धीरे करके इतना मजबूत बनाया और उन्हीं का भारतीय जनता पार्टी ने इकट्ठे कर दिया, उनको जीरो कर दिया। मोदी जी पिछड़ा क्लेम कर रहे हैं, पिछड़े हैं नहीं। किन महिलाओं को फायदा होने वाला है? इसमें तो पूरी तरीके से स्वर्ण जाति की महिलाओं को फ़ायदा होगा। इसमें किसी SC ST OBC माइनॉरिटी की महिलाओं को कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन मोदी जी बड़ा प्रचार कर रहे हैं सर, बैनर लगा रहे हैं, वो सेल्फी ले रहे हैं। देखिए, सरकार उनकी है, सरकार का पैसा खर्च करके
और प्रचार करना आसान है और वो कर भी रहे हैं। देखना तो कोर्ट को चाहिए, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि ऐसे उस पर सरकारी खर्चे पर रोक लगाई जाए, क्योंकि सरकारी खर्चे का पैसे का इस्तेमाल करके वो अपना प्रचार कर रहे हैं, अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन सर अनफॉर्चुनेट सर इस पे कांग्रेस बड़ी प्रखरता से सवाल उठा रही है, पिछड़ों की बात कर रही है। देखिए, कांग्रेस प्रखरता से उठा रही है, लेकिन कांग्रेस को भी अपने चरित्र में झांकना पड़ेगा। 2011 की जनगणना कांग्रेस ने जातिगत जनगणना कराई थी, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए। और उस वक्त जो बिल लेके आई थी वो भी कांग्रेस लेके आई थी, महिला आरक्षण का। उस वक्त भी वो ओबीसी, SC, ST, माइनॉरिटी चारों को तो उन्होंने हक देने की बात नहीं की थी। अच्छी बात है, चलो दे रहा है दुरुस्त है। अगर आज वो सामाजिक न्याय के सिद्धांत पे कांग्रेस आ रही है, लेकिन बहुत अच्छी बात है। और हम इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए तो हमने आह्वान भी किया है, लेकिन मैंने साथ में अपने SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ, एक लड़ाई फिर इंडिया जब गठबंधन की सरकार बनेगी, एक लड़ाई उसके खिलाफ भी लड़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है वो सरकार बन जाएगी तो सब कुछ मिल जाएगा। उनको भी जब तक सामाजिक प्रेशर SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग नहीं बनाएंगे, तब तक इंडिया गठबंधन की सरकार अगर बन जाती है तो वो भी न्याय आसानी से देने वाली नहीं है। क्या मोदी जी महिलाओं के साथ धोखा कर रहे हैं? वो तो सबके सामने है। महिलाओं के साथ तो धोखा हो गया है, कर दिया है उन्होंने, कर नहीं रहे, कर चुके हैं। वो धोखा कर चुके हैं और वो बार बार धोखा दे रहे हैं। कोई नई बात नहीं, उनकी आदतन इस तरह का धोखा देते रहते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को झूठा प्रचार करके वोट ले लेते हैं और बाद में अपने वादे से भाग जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं। चेंज हो जाएगा इन बिलों का क्या करेंगे लोग? संविधान चेंज करने की आपके सामने बात कह ही दी। नहीं, अगर उनकी सरकार आती है, उनके तो एजेंडे में है संविधान बदलना। लेकिन भारत के लोग इतने कमजोर नहीं है। जिस संविधान ने उनको न्याय प्रदान किया है, जिस संविधान को ने उनको हिस्सेदारी भागीदारी दी है, चाहे वो कम ही मिली है, वो पूरी छिन जाने वाली है। तो लोगों को समझ में आ रहा है, उसको लोग सफल नहीं होने देंगे। 2024 में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और उनका पूरा गठबंधन मिलके 200 के आसपास उनको सीट मिलने वाली है और वो बुरी तरह हारने वाले हैं। लेकिन सर, जो ओबीसी के लोग हैं वो तो खेत खलियान वाले हैं, पैसे दौलत है, कॉलेज है उनके पास में, स्कूल भी चल रहे हैं। कितने वाइस चांसलर हैं उनके? एक वाइस चांसलर उनका नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में एक जज नहीं है उनका, तो कौन सी ताकत है? उन्हें चाहिए नहीं ना सर वाइस चांसलर, उन्हें कोर्ट ही चाहिए एक बड़ी। नहीं, आप नेगेटिव मत लीजिए। ओबीसी में जो पॉजिटिव काम कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं इस षड्यंत्र को कि हकमारी हो रही है, वो लोग इस आंदोलन को लड़ भी रहे हैं, तो उनको सबको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ओबीसी जो आप जो बता रहे हैं, लेकिन वो अपने समाज को समझा भी तो नहीं पा रहे हैं ना। नहीं, समझा रहे हैं, प्रयास चल रहा है। मैं पूरे देश में जा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, आप हो सकता नहीं देख पा रहे हो। आपने पढ़ा है संविधान, लेकिन उन्होंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं जो समझाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ओबीसी में भी काफ़ी मात्रा में लोग अब सच को जान रहे हैं। काफ़ी मात्रा में लोग SC, ST, OBC माइनॉरिटी की रिजर्वेशन के अहमियत को समझ रहे हैं। काफ़ी मात्रा में वो लोग ये बात समझ रहे हैं कि उनका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है, उनका सारे देश के विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर उनके क्यों नहीं है, प्रोफेसर्स उनके क्यों नहीं बन पाए। धीरे धीरे उनमें जो पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिवादी चिंतक लोग हैं, उनको समझ आ रहा है और वो लोग अपने समाज के लोगों को समझा रहे हैं। ये कह के कि वो बिल्कुल ही नहीं समझ रहे हैं, इससे तो हम उन लोगों का भी अपमान करेंगे जो ओबीसी के लोग समझ के इस आंदोलन में आगे आके काम कर रहे हैं। लेकिन सन 1990 में मंडल आयोग की जो रिपोर्ट आई थी, लागू की गई थी, सब ज्यादा ओबीसी ने विरोध किया था। मुझे लगता है उसमें थोड़ी सी सरकार की भी गलती थी कि उन्होंने जल्दबाजी में लागू करने की घोषणा तो की, लेकिन घोषणा करने से पहले उन्हें टीवी चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से ये भी बताना चाहिए था कि ये मंडल कमीशन की जो सिफारिशें लागू हुई हैं, इससे SC, ST के रिजर्वेशन उसका नहीं बढ़ाया जा रहा, बल्कि OBC जो वंचित रहेगा उसको दिया जा रहा है। लेकिन उनको लगा जैसे SC, ST का बढ़ा दिया और दूसरे लोगों ने चलाक लोग उनका इस्तेमाल किया, उनको दिग्भ्रमित किया और उनको उसमें लड़ाई में झोंक दिया। सर, एक सवाल हो रहा है आपसे, संसद वो राज्यसभा में जो मनोज झा जी ने जो वो ठाकुर कुआं पढ़ा है, तो काफी उनकी मुखालफत हो रही है और लोग उन पे हावी हो रहे हैं। कोई हावी नहीं, कुछ नहीं होने वाला। जो लोग जातिवादी मानसिकता के लोग हैं वो सिवाय हावी होने के कुछ और कर भी नहीं सकते। लेकिन ज़मीन पर आंदोलन SC, ST, OBC माइनॉरिटी का मजबूती से चल रहा है और आपके सामने रिजल्ट होगा। निश्चित तौर पे NDA की बहुत भारी हार होने वाली है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।